था और गलती से एक ढेर सारी गंदगी गोबर जैसी चीज पर पैर पड़ गया। घबराहट में मैंने उसे उठाकर अपने शरीर और चेहरे पर मल लिया। ये कोई पागलपन नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि मेरा सामना एक बेहद खतरनाक शान ब्याओ पहाड़ी दानव बाघ से हो गया था। दादाजी ने पहले ही कहा था कि अगर शरीर पर बाघ का गोबर लगा लो तो इंसान की गंध छिप जाती है। इसी तरीके की वजह से मैं उस बाघ के मुंह से बचकर वापस आ पाया। लेकिन जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने रास्ते में दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने तुरंत पूछा, वो बाघ दिखने में कैसा था? मैंने कहा, उसका पूरा शरीर सुनहरा था, सामान्य बाघों से भी बड़ा, और उसके शरीर पर एक भी काली धारियां नहीं थी। मैं तो डर के मारे कांप गया था। दादाजी अचानक रुक गए और गंभीर होकर बोले, तू पक्का कह रहा है कि उसके शरीर पर एक भी काली धारी नहीं थी? मैं बोला, हाँ दादा, वो बहुत बड़ा और डरावना था। अच्छा हुआ मैंने आपके बताए तरीके से खुद पर बाघ का गोबर लगा लिया, वरना वो मुझे सूंघ लेता। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादाजी ने तुरंत मुझे अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से पहाड़ से नीचे गांव की तरफ भागने लगे। यहाँ तक कि आधे दिन से जमा किए हुए मशरूम भी वहीं छोड़ दिए। भागते हुए दादाजी बोले, छोटे, तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। वो कोई साधारण बाघ नहीं था, उसने तुझे निशाना बना लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि दादाजी इतने डरे हुए क्यों हैं। मन में यही सवाल था कि आखिर वो चीज थी क्या। जब हम घर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। दादाजी ने जोर से दरवाजा खोला और सांस फूली हुई हालत में दादी से चिल्लाकर बोले, जल्दी मुर्गियों वाले बाड़े की सारी मुर्गियां काट दो। दादी हैरान होकर रसोई से बाहर आई और बोली, अरे ना कोई त्योहार है ना कोई खास दिन, इतनी सारी मुर्गियां क्यों काटनी है? दादाजी घबरा कर बोले, छोटा शान ब्याह के चक्कर में पड़ गया है, जल्दी करो। इतना कहकर उन्होंने मुझे नीचे उतारा और मेरे सारे कपड़े उतारने लगे। दादी वहीं खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दादाजी फिर जोर से बोले, खड़ी मत रहो, रसोई से आग लाओ और इसके कपड़े जला दो। इसके बाद उन्होंने बड़े मटके से पानी निकालकर मेरे ऊपर डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरा मटका खाली होने वाला था, लेकिन दादाजी रुक ही नहीं रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, दादा, ये शान ब्याह आखिर है क्या? लेकिन दादाजी इतने तनाव में थे कि जवाब देने की हालत में नहीं थे। तभी दादी आग लेकर आई और मेरे कपड़ों को जलाने लगी। मैं रोते हुए बोला, दादा मत जलाओ, ये पापा शहर से नए लाए थे, मैंने सिर्फ एक बार पहने हैं। मैं कपड़े बचाने भागा, लेकिन दादाजी ने मुझे गर्दन से पकड़कर पीछे खींच लिया और बोले, अरे बेवकूफ, जान प्यारी नहीं है क्या? फिर उन्होंने समझाना शुरू किया। कहावत है, बाघ अगर 3 बच्चे पैदा करे तो उनमें एक बियाव जरूर होता है, वही सबसे खतरनाक होता है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर बाघिन 2 बच्चों को पालती है, लेकिन अगर तीसरा बच्चा पैदा हो जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। वो छोटा बच्चा बहुत कमजोर होता है, उसका शरीर पूरा सुनहरा होता है, माथे पर राजा जैसा निशान भी नहीं होता। दादाजी बोले कि मेरी बातों से उन्हें यकीन हो गया था कि वो शान ब्याह ही था। कहते हैं कि ऐसे छोड़े गए बच्चे बहुत कम जिंदा बचते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो बेहद खूंखार बन जाते हैं। वे बड़े होकर अपनी ही माँ और भाई बहनों को मार डालते हैं, और अगर किसी इंसान पर उनकी नजर पड़ जाए तो वो उसे मरने तक नहीं छोड़ते। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं डर कर बोला, दादा, हम तो गाँव वापस आ गए हैं, इतनी दूर वो हमारा पीछा कैसे करेगा? दादाजी बोले, आज पहाड़ पर जो मरा हुआ बाघ तूने देखा था वो शायद उसी शान ब्याह की माँ या भाई था, और जो गोबर तूने अपने शरीर पर लगाया वो उन्हीं का था। शान ब्याह की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर तूने वो गोबर नहीं लगाया होता तो शायद बच जाता, लेकिन अब तू उनके परिवार की गंध लेकर आया है, वो तुझे जरूर ढूंढ निकालेगा। इसके बाद दादाजी ने मुझे करीब 10 बार नहलाया। मेरे कपड़े पूरी तरह जला दिए गए। दादी लगातार रो रही थी। हमारे छोटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दादाजी परेशान होकर बोले, रोना बंद करो, अभी पहाड़ पर सिर्फ 2 बाघों की लाशें मिली हैं, मतलब एक अभी जिंदा है। अगर हम कल रात तक बच गए तो इसका बाप शहर से आ जाएगा और इसे शहर ले जाएगा। मेरे शरीर से गंध हटाने के लिए दादाजी ने पूरे शरीर पर चूल्हे की राख भी लगा दी। फिर उन्होंने घर की सारी मुर्गियां और बत्तखें काटकर दरवाजे के दोनों तरफ टांग दी। रात पूरी तरह हो चुकी थी। कुछ देर बाद दादाजी बाहर से लौटे। दादी ने पूछा, कहाँ गए थे? दादाजी ने जल्दी से लोहे का बड़ा दरवाजा बंद किया और बोले, मैंने किसी को शहर भेजा है ताकि छोटे के बाप को खबर मिल जाए। फिर बोले, छिपकर हमेशा नहीं बच सकते, मुझे लगता है वो दानव आज रात नहीं आएगा, बस कल रात निकालनी है। मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, लेकिन तभी बाहर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। वो आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, न पूरी तरह भेड़िए जैसी न शेर जैसी, कुछ बहुत ही डरावना। दादाजी तुरंत खड़े हो गए और बोले, बुरा हो गया, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? दादी डर कर बोली, आपने तो कहा था वो आज नहीं आएगा। अब दादाजी का चेहरा भी डर से सफेद पड़ चुका था। बाहर की दहाड़ धीरे धीरे घर के करीब आती जा रही थी। मुझे लगा हमारा पुराना लोहे का दरवाजा उसकी एक ही चोट में टूट जाएगा। मैं डर के मारे रोने लगा। दादा, दादी, मुझे मरना नहीं है। दादी ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और बोली, चुप, आवाज मत कर। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने कहा, आज गांव में दा झुआंग नाम के शिकारी ने एक बाघ मारा था, उसके घर दावत चल रही है, पूरा गांव जमा है। दादाजी का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लगता है आज रात हमारा पूरा गांव मुसीबत में पड़ने वाला है। और सच में कुछ देर बाद उस दानव की दहाड़ गांव के पश्चिमी हिस्से की तरफ चली गई। उसी तरफ दा झुआंग का घर था। अब जाकर दादी ने मेरा मुंह छोड़ा। मैंने डरते हुए पूछा,
अगर वो गांव वालों को मार देगा तो क्या मुझे छोड़ देगा? लेकिन इस सवाल का जवाब दादाजी के पास भी नहीं था। उम्मीद है ऐसा ही हो। हम तीनों, मैं, दादा और दादी, भारी मन से छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे। दाजुआंग चाचा का घर हमारे घर से थोड़ा दूर था, लेकिन न जाने क्यों मुझे बार बार दूर से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे पूरी रात हो गई। मैं दादी की गोद में लेटा लेटा कब सो गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद अचानक जोर जोर से लोहे के दरवाजे के हिलने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं डर कर एकदम उछल पड़ा। आंख खुलते ही देखा कि दादाजी हाथ में फावड़ा ली खाट के पास बैठे मेरी रखवाली कर रहे थे। इस बार दादा दादी दोनों बिल्कुल चुप थे। उन्होंने बस एक दूसरे की तरफ देखा। दादी ने कांपते हुए खिड़की के बाहर झांका। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या वो चला गया? लेकिन दादाजी अभी भी सतर्क थे। वो फावड़ा पकड़कर बाहर वाले कमरे में गए और दरवाजे को हल्का सा खोलकर बाहर देखने लगे। जब बाहर कुछ हलचल नहीं दिखी तो दादाजी हिम्मत करके धीरे धीरे आंगन में निकल गए। तभी अचानक बाहर से एक बहुत भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। दादाजी तुरंत वापस कमरे में भागे और दरवाजा बंद कर लिया। अब वो अकेले दरवाजे के पास खड़े थे, मानो मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हों। काफी देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई। दादाजी पूरी रात वहीं पहरा देते रहे। सुबह होने पर ही वो कमरे में वापस आए। सिर्फ एक रात में ही उनका चेहरा बहुत बूढ़ा और थका हुआ लगने लगा था। उन्होंने धीरे से कहा, वो शान ब्याव घायल होकर जंगल लौट गया है, दिन में शायद वापस नहीं आएगा। फिर उन्होंने मुझे खाट से उतारा और बोले कि मुझे नहलाना है ताकि मैं दिन में आराम कर सकूं। लेकिन जैसे ही दादाजी मुझे गर्म पानी से भरे लकड़ी के टब में बैठाने लगे, तभी बाहर दरवाजे पर लगातार दस्तकें सुनाई देने लगीं। हमारे गांव में किसी के घर दुख या खुशी हो तो सब लोग मदद करने आते थे। दादाजी ने दादी को बुलाया और कहा कि मेरे शरीर से चूल्हे की राख साफ कर दें। फिर वो खुद गांव के पश्चिम वाले हिस्से की तरफ चले गए। हमने पिछले दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। दादी ने मुझे नहलाने के बाद रसोई में खाना बनाना शुरू किया। मैं कपड़े पहनकर बाहर निकला तो मेरी नजर टूटे हुए मुख्य दरवाजे पर गई। दरवाजे के आसपास ईंटों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मैं बाहर गया तो तेज खून की बदबू आई। सड़क की मिट्टी पूरी काली पड़ चुकी थी। गांव में जानवर कटते हुए मैंने पहले भी देखे थे, इसलिए समझ गया कि मिट्टी खून से भीगने के कारण काली हो गई है। पूरी सड़क खून से रंगी हुई थी। मैं सोचने लगा, इतना खून आखिर किसका होगा? डरते डरते मैं उस काली सड़क के निशान के पीछे चलने लगा। वो रास्ता सीधे दाजुआंग चाचा के घर की तरफ जा रहा था। आज गांव में अजीब सन्नाटा था। मेरे दोस्त भी बाहर नहीं निकले थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, खून के निशान और गहरे होते गए। मैं डर के मारे धीरे धीरे सांस ले रहा था। तभी मेरी नजर दूर पड़े एक पहचान वाले सामान पर पड़ी। मैं भाग कर गया और उसे उठाया। वो मेरे पड़ोसी दोस्त शूनजी का गुलेल था। वो उसे हमेशा अपने साथ रखता था और किसी को छूने भी नहीं देता था। मैंने सोचा शायद वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। तभी मेरी नजर पास की घास में पड़ी किसी चीज पर गई। वहाँ एक आधा हाथ बाहर निकला हुआ था। मैंने सोचा शूनजी मजाक कर रहा है। मैं पास जाकर बोला, शूनजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं और पास गया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ सिर्फ एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद मेरी चीख निकल गई। मैंने गुलेल फेंकी और रोता हुआ दाजुआंग चाचा के घर की तरफ भागा। बहुत देर बाद मैं वहाँ पहुंचा। घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, बूढ़े जवान सभी आदमी थे। जैसे ही मैं भीड़ में घुसा मुझे दादाजी दिख गए। लेकिन उसी पल मेरी नजर पूरे आंगन में फैले कटे हुए शरीरों पर पड़ी। हर तरफ लाशें और खून था। दादाजी गुस्से से बोले, अरे बदमाश, किसने कहा था बाहर आने को? लेकिन अगले ही पल वो खौफनाक दृश्य देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब आधी रात हो चुकी थी। दादाजी धीरे धीरे दादी से कह रहे थे, शूनजी के घर के 10 से ज्यादा लोग या तो मर गए या बुरी तरह घायल हो गए। हमारे पड़ोसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। फिर दुखी होकर बोले, बेचारा शूनजी, वो भी हमारे छोटे की ही उम्र का था। दादी डरते हुए बोली, अगर हम फिर से जानवर काटकर दरवाजे पर टांग दें तो? घर में अभी 2 बकरियां और 5 सुअर हैं। दादाजी ने बीड़ी का कश लेते हुए कहा, वो चीज बहुत चालाक है। कल मुर्गियों के कारण रुक गया था, लेकिन एक ही चाल दूसरी बार नहीं चलेगी। मैं आधी नींद में उनकी बातें सुन रहा था। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मर चुका है। मैं डरते हुए बोला, दादा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। दादाजी मुझे दिलासा देते हुए बोले, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस आज की रात निकल जाए, कल सुबह तेरे पापा आ जाएंगे और तुझे शहर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही दादाजी की बात खत्म हुई, बाहर से फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। कल रात टूटा हुआ लोहे का दरवाजा वैसे ही टेढ़ा लटक रहा था। अचानक शान ब्याओ ने जोर से छलांग लगाई। धड़ाम! लोहे का आधा दरवाजा टूट कर गिर पड़ा। फिर वो दानव आराम से हमारे आंगन में घुस आया। दादाजी ने तुरंत लाइट बुझा दी। दादी मेरे कान में फुसफुसाई, जरा सी भी आवाज मत करना। काफी देर तक वो आंगन में घूमता रहा। शायद उसे घर में इंसानों की गंध नहीं मिली। कुछ देर बाद वो गुस्से में चीजें तोड़ता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उसके बाद भी हम तीनों पूरी रात डर के मारे एक शब्द तक नहीं बोले। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, तब जाकर ऐसा लगा जैसे नई जिंदगी मिली हो। दादा दादी ने भी राहत की सांस ली। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, बूढ़े मान गए तुझे। तब मुझे पता चला कि जब मैं बेहोश हुआ था, दादाजी मुझे और दादी को शूनजी के घर ले आए
आए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे घर के बाहर शान ब्याओ का मल देखा था। शायद उसने हमारे घर को निशान बना दिया था। शूंजी के घर में अब कोई नहीं बचा था। दादाजी ने पड़ोसी होने के नाते उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी थी। उन्होंने दादी से कहा कि दरवाजे पर बैठकर मेरे पिता का इंतजार करती रहें। कहीं ऐसा ना हो कि पापा आए और घर खाली देखकर वापस शहर लौट जाए। दादाजी बाहर चले गए। दादी तुरंत एक स्टूल लेकर दरवाजे पर बैठ गईं। सुबह होने पर मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां 3 लाशें पड़ी थीं। उनमें सबसे छोटा शूंजी था। मेरा मन कर रहा था कि आखिरी बार उससे मिलूं, लेकिन मैं डर के कारण पास नहीं जा सका। दोपहर तक दादाजी गांव के कुछ जवानों को लेकर आए। उन्होंने शूंजी और उसके परिवार की लाशें उठाकर बाहर ले जाना शुरू किया। हर बार लौटते हुए दादाजी दादी से सिर्फ एक ही सवाल पूछते, क्या छोटे का बाप अभी तक नहीं आया? दादी ने लगातार 3 बार सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी तक नहीं आया। जब दादाजी शूंजी के परिवार को दफनाकर लौटे, तब तक सूरज भी पहाड़ के पीछे छिपने वाला था। दादी अब दरवाजे पर टिककर बैठ भी नहीं पा रही थीं। वो बार बार उठती और गांव के रास्ते की तरफ देखने लगती। शायद उन्हें उम्मीद थी कि अगले ही पल मेरे पिताजी दिखाई देंगे, लेकिन धीरे धीरे पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। तब दादाजी ने गंभीर आवाज में दादी से कहा, अब इंतजार छोड़ो, दरवाजा बंद कर दो। दादी घबरा कर बोली, अगर हमने दरवाजा बंद कर दिया और तभी छोटू का बाप आ गया तो फिर हमारे पोते का क्या होगा? दादाजी ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोले, अरे पगली, अब ये इंतजार नहीं, मौत को बुलाना है। अगर अभी दरवाजा नहीं बंद किया तो हम तीनों आज रात जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन दादी की नजरें अब भी वाले रास्ते पर टिकी थीं। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कहीं दूर अंधेरे में मेरे पिता की परछाई दिखाई दे जाए। दादाजी आखिर गुस्से में आ गए। उन्होंने दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लिया और जोर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। धड़म! दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। उस रात का माहौल पिछली दोनों रातों से भी ज्यादा भारी था। हवा तक जैसे डर से जम गई थी। कमरे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी कांप रही थी। दादी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। दादाजी दरवाजे के पास फावड़ा पकड़े बैठे थे और मैं डर के मारे दादी के पास सिमटा हुआ था। बाहर जंगल की तरफ से कभी कभी अजीब आवाजें आती, जैसे कोई जानवर धीरे धीरे गांव के आसपास घूम रहा हो। हर आवाज पर हमारा दिल जोर से धड़क उठता, क्योंकि हम जानते थे आज की रात शायद हमारी किस्मत का फैसला करने वाली थी।